नमस्कार, पैराग, जय हिंद। आज 19 तारीख है। जब आप अभी उठे होंगे, जब आप अपने नित्य कर्मों से भी फ्री हुए होंगे, अपनी पूजा पाठ कर रहे होंगे, कुछ पूजा पाठ कर चुके होंगे, समय कभी रुकता नहीं। और ये समय आज से 3 साल पहले भी नहीं रुका था, जब हमारी एक हंसती खेलती बहन की चिला नहर ऋषिकेश से जो निकलती है, उसमें रात को 9 बजे के बाद धक्का देकर उसकी हत्या कर दी गई थी। पूरी साजिश थी कि 19 तारीख को जो वीवीआईपी आ रहा है रिसोर्ट में, उसके आने की बात और उससे जुड़ी हुई बातें बाहर न निकले। और उसके लिए आरएसएस भाजपा के इन समर्थित दरिंदों ने हमारी बहन को धक्का देकर डुबो दिया। उससे पहले यौन शोषण किया और डराया धमकाया। एक सुनियोजित तरीके से हमारी बहन को मार दिया गया और सुबह ऐसा दिखाया कि अंकिता अपने कमरे में नहीं है, अपने कमरे से चली गई। 3 साल हो गए हैं सेशन कोर्ट से आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिली है। क्या ये न्याय सही है? इतना ही होना चाहिए था? इससे ज्यादा होना चाहिए। जिस प्रकार से हम देखते हैं, वीडियो फुटेज आ रहे हैं, कोर्ट परिसर से जाते वक्त वो लोग टाटा बाय बाय करते मुस्कुराते हुए पुलिस की गाड़ी में बैठ रहे हैं और पूरी सुरक्षा में। ऐसा जघन्य अपराध करने वाले इनका जो टोटल खर्चा आ रहा है वो राज्य सरकार वहन कर रही है। क्यों राज्य सरकार ऐसे लोगों का खर्चा वहन क्यों करे? भाई, इन्होंने तो जानबूझकर अपराध किया है, जानबूझकर इन्होंने एक बेटी के भविष्य को खत्म किया है। क्योंकि जब हम उठे होंगे, बहुत बड़ा समाज उत्तराखंड का, पहाड़ियों का उत्तराखंड का समाज जब उठा होगा, तो उसको ये मालूम भी नहीं होगा कि उनकी एक बेटी को उनके बीच से खत्म कर दिया गया है। तो आप सोचिए, 19 तारीख वही दिन है, वो वही मनहूस दिन है जिस दिन के लिए हमारी बहन अंकिता की बलि चढ़ा दी गई। हमारी बहन अंकिता की बलि चढ़ा दी गई 19 तारीख को, और वो वीआईपी भी आज ही आने वाले थे। जो वीआईपी थे वो भी आज ही आने वाले थे। और राज्य सरकार जो कहती है कि हम हर उस गरीब के, हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं, उसको न्याय दिलाने पे खड़े हैं, और कितनी झूठ बोलती है। आप जरूर नमन कीजिए, अपने परिवार में बताइए। मैंने अपनी बेटियों को बताया, उनको एक संदेश दिया है कि आपको अंकिता भंडारी को आदर्श मानना चाहिए कि उसने अपने सिद्धांतों से, अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, जिसकी नीयत ये रही कि उसको मौत को गले लगाना पड़ा। जो हम 24 तारीख तक जो सीरीज चला रहे हैं अंकिता भंडारी की, आप उसमें जरूर देखेंगे कि किस दिन क्या क्या हुआ। आपको याद करना पड़ेगा कि वो बेटी के साथ कितनी निशंकता हुई। हत्यारों ने तो की यही उत्तराखंड पुलिस, यही उत्तराखंड प्रशासन, यही उत्तराखंड का राजस्व विभाग, यही उत्तराखंड का जो अभिजात वर्ग है, वो यही उत्तराखंड में जितने आरएसएस के पदाधिकारी, उनके बयान, भाजपा के लोगों ने कोई समर्थन नहीं दिया। ये जनता का आंदोलन था उस टाइम पे,
जो लोग बाहर निकल के आए। आज भी आप आरएसएस और भाजपा के लोगों से इस चीज में जब बात करते हैं तो वो अपना मुंह छुपाते हैं। एक तरफ आप कहते हो हम बेटी को बचाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, और एक तरफ आप बेटियों को बिस्तर पर सुलाने का जो कानून लेके आते हैं वो आपकी नीयत पर सवाल खड़े करता है। देखिए किस प्रकार से अंकिता भंडारी की हत्याकांड में लोग सड़कों पे आए, उसके बाद इनको डर लगा कि ऐसे आंदोलन दोबारा न हो और कोई बेटी अपना आवाज न उठा पाए, ये लेके आए यूसीसी कानून। यूसीसी कानून में राज्य सरकार ये कहती है कि अगर आप 18 साल के हो तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ आप संबंध बना सकते हो। यानी हमारी बेटियों को एक प्रकार से मार्केट में डाला गया है और उसका फायदा कौन उठाएगा? आरएसएस, भाजपा, कांग्रेस, पूंजीपति, ये सब लोग उठाएंगे जितने बाहरी हैं। क्यों? पहाड़ की बेटियों की इनकी चाहत जो है वो समझ में नहीं आती, इतनी अंदर कुंठा क्यों पैदा हुई है, क्यों हमारी बच्चियों को ये टारगेट करते हैं। और अगर इनका कहना नहीं मानोगे तो अंकिता भंडारी हत्याकांड की तरह आपको भी मौत की नींद सुला दिया जाएगा। इसका जीता जागता उदाहरण जो राज्य सरकार अयोग्य व्यक्तियों के द्वारा आपको न्याय दिलाना चाहती है, झूठ बोलती है कि हम न्याय दिलाएंगे, हम हर व्यक्ति गरीब व्यक्ति के साथ खड़े हैं। अभी अभी आपने 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सुना होगा जिसमें पॉस्को कोर्ट और हाई कोर्ट से फांसी की सजा पाया हुआ आरोपी ननी कशिश, जो ननी परी हम कह सकते हैं, ननी लाडली हम कह रहे हैं, उनके ताऊजी ने खुद उनका नाम लिया है तो हम उसका नाम ले रहे हैं, ननी कशिश, ननी बच्ची, जिसकी 20 नवंबर 2014 के बाद हत्या, गला घोटना, बलात्कार, ये सारी घटनाएं हुई थी। उसके शरीर को सिगरेट से जलाया गया था और उस समय कांग्रेस सरकार थी, और जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया उस समय भाजपा की सरकार थी, कांग्रेस विपक्ष में थी। किसी को गरीबों के न्याय से, पहाड़ियों की बच्चियों को न्याय दिलाने से कोई मतलब नहीं। जब हाईकोर्ट के कई वकीलों से बात हुई, चाहे नैनीताल हाईकोर्ट के वकीलों, भोपाल हाईकोर्ट के वकीलों, जबलपुर बेंच और इलाहाबाद हाईकोर्ट के और लखनऊ डिवीजन में भी एक हमारे मित्र से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ कहा कि आपकी पैरवी सही ढंग से नहीं करी गई। सोचिए, कई ऐसे केस पेंडिंग हैं जो अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो ऐसे आरोपी ऐसे ऐसे तथ्यों पर छूट जाएंगे जिनकी कल्पना पुलिस को करनी चाहिए थी। पुलिस इसमें सबसे बड़ी कमी कड़ी मानी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आज न्यूज़पेपरों को जब आप पढ़ेंगे उसमें भी इनके बारे में आया है कि पुलिस ने हर कड़ी को नहीं जोड़ा जिसका फायदा उस आरोपी ने उठाया है, और उसके वकील ने विस्तृत रूप से अपनी जो रिपोर्ट दी है सुप्रीम कोर्ट में, जो जिरह की है, जब आप उसका वर्डिक्ट पढ़ोगे एक एक चीज वहां पर लिखी हुई है। क्या ये राज्य सरकार के मुंह पे एक तमाचा नहीं है जो कहती है कि हम बेटियों के साथ हैं, बेटियों को सम्मान दिलाने के साथ हैं, और उन अपराधियों के साथ खड़ी होती है, उस वीआईपी को बचाती है अंकिता भंडारी हत्याकांड में, जो या जिसकी वजह से अंकिता का जीवन खत्म हुआ। एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया, और एक काम करने वाली बेटी जो है अपनी पहली पेमेंट तक नहीं ले पाई। उसने तो ये तक कहा था, जो रिपोर्ट है कोर्ट की वर्डिक्ट है, कि हमें 20 दिन का पेमेंट दे दो। उनके दोस्तों ने कहा कि भाई 20 दिन की पेमेंट दे दो और हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे। कितनी बड़ी कमी है हमारे नए बच्चों में कि वो न्याय की उस, अगर वहीं पे अंकिता ने पुलिस को फोन किया होता तो पुलिस वहां जरूर आती, तो उसका एक प्रभाव ये पड़ता कि हम बच जाते या अंकिता बच जाती। लेकिन हमने अपने परिवार को फोन नहीं किया, अपने दोस्तों को फोन किया, दोस्त भी ये नहीं समझ पाए कि इतनी निशंक हत्या उसकी कर देंगे। तो कल हल्द्वानी में जिस प्रकार से
नन्ही परी के लिए जन आंदोलन आया। हमने तो लोगों से सिर्फ आह्वान किया था कि ये न तेरी बेटी है न मेरी बेटी है, ये नन्ही बेटियां सिर्फ हम सब की हैं, हर घर में हैं। कल माएँ अपने बच्चों को घर में गोठा के, हमारे पहाड़ में कुनान गोठा यानी घर में बंद करके या अपने घर वालों के बीच में रख के आई थी, ताकि वो उस आंदोलन में मन से खड़ा हो जाए। और कल का पूरा आंदोलन जो है, कल का पूरा जो आक्रोश रैली है, वो पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा, लोक कलाकारों के लिए, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनके द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा, इसमें राजनीतिक संगठनों का कोई काम नहीं है। लेकिन अपनी रोटियां सेकने के लिए ये लोग वहां पे आ जाते हैं, लेकिन सड़क पे समाज की बात नहीं करते हैं। जब मैं कल देख रहा था, बहुत महिलाएं वहां पे गुस्सा हो रही थी कि राजनीति की क्यों बात हो रही है। भीड़, यानी भीड़ जो है, एक ऐसी भीड़ जो मन से आई है अपने बच्ची के साथ, उसको देख के हर राजनेता के अंदर एक होता है कि मैं उसका कैसे फायदा उठाऊं, कैसे मैं न्यूज प्रिंट मीडिया में आऊं ताकि लोग मेरे बारे में जाने कि मैं उसको सपोर्ट किया था। लेकिन जब जमीनी स्तर पर लड़ाई होती है, कोई नहीं आता है। तो कल की जो पूरी जन आक्रोश रैली थी, वो पूरी तरह से समर्थित है उस नन्ही परी के ताऊ को। पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड ने उसको संयोजित किया था, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन महिलाओं ने, इन्फ्लुएंसर ने, समाज सेवियों ने और जो लोग कलाकार आए थे, और मैं उस सामान्य जनता को धन्यवाद करना चाहता हूं जो उस आक्रोश रैली में शामिल हुआ। ये न्याय की लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई है। अगर राज्य सरकार अगले 10 दिन के अंदर रिव्यू पिटीशन दायर नहीं करती है और एक ऐसे योग्य वकील को, ये नहीं है कि अपने रिश्तेदार जिसको ABCD नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट में कैसे केस लड़ा जाता है, सुप्रीम कोर्ट में कैसे केस को फाइल किया जाता है, तो अगला जो हमारा मुकाम होगा वो होगा मुख्यमंत्री जी के घर का घेराव, कि उनकी तो बेटी नहीं है तो आप बेटी का दर्द कैसे समझोगे। जिस मां ने उस बेटी को 9 महीने अपने गोद पेट में रखा, उस बाप ने अपने हाथ में उठाया, उसका दर्द आप नहीं समझ सकते। इसीलिए आप निरंकुश हैं और आप नहीं चाहते कि बेटियों को यहाँ पे न्याय मिले। कल एक व्यक्ति कह रहा था जब हम तो कि हम आपकी बात करा देते हैं, हमारी तो पहचान है ऊपर तक। अरे भाई, जब पहचान थी तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाते। सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो परिवार है, पीड़ित परिजन है, उनको ये तक नहीं बताया गया कि आपका आज जजमेंट डे है। ये राज्य सरकार और राज्य सरकार जो सरकारी वकील है उनकी कमी है, क्योंकि उनको पैसा मिल गया, उनको पद मिल गया, उनको गाड़ी मिल गई, लाल बत्ती भी मिल गई, राजनीतिक और बड़े गलियारों में सीधी एंट्री हो गई, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट में हमारे केस लड़ रहे हैं, बड़े वकील होंगे। लेकिन ऐसे घटिया वकीलों की वजह से आज फांसी पाया हुआ व्यक्ति भी आरोप मुक्त हो गया। जो साक्ष्य अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि इस वजह से उसको हम आरोप मुक्त करते हैं। यहां पे कल हाईकोर्ट के एक बहुत बड़े वकील से जब मैं बात कर रहा था, वो कल आंदोलन में भी आए थे, तो उन्होंने कहा, परसों जब मैं CGM कोर्ट में बैठा था, उन्होंने कहा कि ऐसे पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर देना चाहिए जो जांच रिपोर्ट नहीं बनाते। क्योंकि एक छोटी सी चीज मैं बताता हूं, जहां पे हमारी नन्ही परी का शव मिला था, वहां पर कोई खून के निशान नहीं थे। जो लुधियाना में आरोपी को पकड़वाने की बात हो रही है, वहां पे वो कह रहे थे कि उनका जो लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट होता है, लोकल पुलिस को बताया जाता है, ये है उसकी जो मौजूदगी प्राप्त की जाती है, सरकारी काम है, सरकारी काम कागजों में होता है, वो नहीं है। एक व्यक्ति जो डंपर मालिक था उसको छोड़ दिया गया। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो, तो क्या उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने सिर्फ आक्रोश को खत्म करने के लिए
ये इस तरीके से तथ्यों को जोड़ा नहीं। दूसरा, अभी आपने देखा होगा ज्योति मेर हत्याकांड में हमारे जो आईपीएस एसएसपी साहब हैं, उन्होंने क्या किया, एक महिला के चरित्र के ऊपर बात उठा दी थी, और वो बात ये थी कि अवैध संबंध, आप उस वर्ड को एक महिला के साथ जोड़ रहे हैं और उस महिला के साथ जिसकी हत्या हो गई है। यानी आपने पूरी तैयारी कर ली थी बयानों के आधार पर अपराधी के, कि इसने कहा कि अवैध संबंध थे उसके बड़े भाई के साथ। ये पुरुष प्रधान समाज की सबसे बड़ी ताकत है कि किसी भी महिला के ऊपर उसके चरित्र के लिए आरोप लगाना, ताकि उसके बाद समाज उसको दूसरे ढंग से देखे, समाज उसको ऐसे नजरों से देखे, यही गलत होगी। चाहे वो पिता हो, भाई हो, उसकी मां हो, उनके रिश्तेदार हो या संपूर्ण समाज हो। एक बार आप चरित्र हनन कर दो किसी महिला का, ताकि उसके बाद वो आवाज न उठा सके। ये वहां पे हुआ ज्योति मेर हत्याकांड में। पुलिस एफआईआर तक नहीं लिखती है, और एफआईआर भी लिखती है तो अपने हिसाब से लिखती है। अब जितने लोगों के नाम वहां गए हैं, हम तो आईजी साहब से मिले थे और आईजी मैडम ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर मेरे फोन और इन्वेस्टिगेशन आपके पास आएगी। क्या अभी तक नहीं आई है? तो महोदय, आपसे इतना ही निवेदन है कि पुलिस में रिफॉर्म करने की तैयारी कीजिए, और 2027 का चुनाव जो है, पुलिस रिफॉर्म पे लड़िए, अपने विकास पे लड़ रहे, न कि इस राष्ट्रीय विकास पे लड़ रहे। क्योंकि आज पूरी पेपरों में यही खबर है कि जो नंदा नगर चमोली है, वहां पर जबरदस्त बादल फटा है बारिश होने की वजह से, और उससे पहले आपने देखा है कि किस प्रकार से देहरादून को तबाह किया गया। तो जो प्राकृतिक नाले थे, प्राकृतिक गाड़ थी, प्राकृतिक नदी थी, उस पे पूरा कब्जा किया गया था। तो प्रकृति ने तो अपना रास्ता जो था उसको प्राप्त किया है। अब इसके नुकसान, क्योंकि इंसान को लालच इतना है, ऐसे ऐसे रिसोर्ट बहे हैं वहां पे देहरादून के अंदर, और चमोली में पहाड़ियों के गांव 3 या 4 गांवों में बहुत तबाही हुई है। कहां पुनर्वास करोगे उनका? आपने तो उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिला बाहरी लोगों के लिए खोल दिया है। यहाँ 50-50, 60-60 प्लॉट खरीद रहे हैं बाहर के लोग, क्योंकि यहाँ सस्ता है। मेरठ, एनसीआर, गुड़गांव के लोग यहाँ बस रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ प्लॉट लेना सस्ता है, यहाँ पे कानून की कोई कार्रवाई नहीं होती थी, जय श्री राम बोल दो, आप एक संगठन के सदस्य बन जाते हो। यहाँ के मूल निवासियों को आपने किनारे कर दिया। पहाड़ियों की आप सुनते नहीं हो, पहाड़ियों को आप बांट कर राज सामग्री देते हो। अगर भाजपा का बंदा है, आरएसएस का बंदा है, तो उसको तो आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से मिलाएंगे, लेकिन अगर वो कांग्रेस का है तो आप उसको नहीं मिलाएंगे, बशर्ते उसकी बेटी मरी हो, बशर्ते उसका घर तबाह हो। तो ये जो एक तरफा राज्य सरकार कार्य कर रही है, ये दमनकारी नीति है। इसके लिए लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि आज चमोली के लोग हैं, थराली के लोग हैं, धराली के लोग हैं, चाहे मुंशियारी के लोग हैं, चाहे उत्तरकाशी के हैं, धारचूला के हैं, कल हम भी होंगे। अगर आप उस सिस्टम के साथ नहीं खड़े हैं तो आप उस सिस्टम को नहीं एडॉप्ट कर पाएंगे, आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। कहां जाएंगे वो लोग जिनके आंखों के सामने किसी की पत्नी मरी है, किसी का पिता मरा है? इससे पहले बागेश्वर में जब आपदा आई थी तो लोगों के रात के 11 बजे फोन आ रहे थे कि हमें बचा लो। अब बचाने के लिए जितने संसाधन सरकार के पास हैं, क्या हमारे पास हैं उतने संसाधन? हम आंदोलन कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम उस स्टेज पे हैं। लेकिन जिस प्रकार से राज्य सरकार कार्य नहीं कर रही है और यहाँ के लोगों को रोजगार, यहाँ के लोगों को पलायन के लिए प्रभावित कर रही है, ताकि आप छोड़ दो और बाहरी लोगों को हम यहाँ बसा सकें, क्योंकि पहाड़ में कुछ नहीं है, यहाँ के स्वास्थ्य नहीं है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, परसों प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, बहुत बहुत बधाई हो प्रधानमंत्री जी आपको। आपने कहा कि हम यहाँ शिविर लगाएंगे अस्पतालों में।
अब पहाड़ में मेरे गांव से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक आने में 200 रुपए का टिकट लगता है प्रधानमंत्री जी, या भाजपा के जितने भी संगठन मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी, और 200 रुपए जाने के लगते हैं, और दिन भर का समय लगता है। एक ही गाड़ी आती है, वो सुबह आती है, शाम को जाती है। आप दिन भर भूखे नहीं रहेंगे, और दिन भर आपका नंबर आएगा भी नहीं आएगा इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमें शिविर नहीं चाहिए, ये खैरात मत बांटिए आप। हमें चाहिए वहां पे परमानेंट डॉक्टर, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये छोटी जितनी चीजें हैं वो हमें तहसील के अंदर या ब्लॉक के अंदर, और हर गांव में नर्सिंग स्टाफ चाहिए जो प्रारंभिक चिकित्सा दे सके। इसके लिए आपको नीतियां बनानी पड़ेंगी, वहां के लोगों को आगे करना पड़ेगा। आप हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा ढांचा बना दे रहे हैं अपने प्रिय लोगों को ठेके देने के लिए, लेकिन उसके बाद ना उसमें डॉक्टर है, ना मशीनरी है। क्या ढांचा, वो तो खराब हो जाएगा। फिर रिपेयरिंग में आप उसको लगाते हैं। यही हल्द्वानी में बिल्डिंग बन गई, लेकिन ऑक्सीजन पाइप नहीं डाल पाए आप। ऐसे आर्किटेक्चर से आपने बिल्डिंग बनाई जो हॉस्पिटल में डाल नहीं पाया ऑक्सीजन पाइप। हल्द्वानी की नगर निगम में हमने बोला कि कूड़ा उठा लो, तो आपने क्या किया? कूड़ा उठाने के लिए नहीं, आप एक इतना बड़ा ट्रक ले आए, उसमें बैनर लगाया, अपने अपने राष्ट्रीय नेताओं, राज्य स्तर के नेताओं की फोटो लगाई, और स्वच्छता अभियान के लिए लोगों को आप जागरूक कर रहे हो, लेकिन चारों तरफ आपके कूड़ा पड़ा हुआ है, घास उगी हुई है, नालियां बंद हैं। जब बारिश में आप नालियां साफ नहीं कर पा रहे हो तो अगले 1 साल तक कैसे साफ करोगे? जब आपके पास जाते हैं तो कहते हैं हमारे पास तो लोग ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। कहां गए वो 2000 करोड़ रुपए जो मोदी जी दिसंबर 2022 से 23 में दे के गए थे? अभी 1200 करोड़ रुपए और दे के गए हैं। कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, पक्ष और विपक्ष इनको घाम लगा देंगे। वाकई में इनको घाम लगा दिया जाएगा। क्या उन लोगों को मिलेगा जो आपदा से प्रभावित हैं? वाकई में क्या उन लोगों को अनुदान मिलेगा जो आपदा से प्रभावित हैं, या आरएसएस और भाजपा के लोगों को ही मिलेगा? अगर उसमें कांग्रेस का कोई व्यक्ति मर गया, कोई निर्दलीय मर गया, कोई किसी पार्टी को नहीं मानता वो मर गया, अगर वो किसी और धर्म का वो मर गया, तो क्या उसको नहीं मिलेगा अनुदान? आज तो पहाड़ में जो पहाड़ के गांव हैं वो पूरे के पूरे भूस्खलन की तर पे बैठे हुए हैं। हर पहाड़ी गांव जो है वो पहाड़ की तलहटी में बैठा हुआ है, और ऊपर से पत्थर आएंगे। डिढाट में हुआ, पिथौरागढ़ में हुआ, मुंशियारी में पूरा गांव आपने विस्थापित किया। चमोली हमेशा भूस्खलन की जद में रहता है। उत्तरकाशी, पौड़ी, गांव के गांव पुल बह गए। आपने एस्टिमेट लगाया था 5,500 करोड़ का एक हफ्ते पहले तक, अभी तो मेरे ख्याल 7,000 करोड़ के आसपास हो गया, और आपको मिले 1,200 करोड़, और आप ऐसे उसको एडवर्टाइजमेंट कर दी हो कि जैसे सब पैसा आपको मिल गया हो। लेकिन जब आपके पास आपदा के प्रभावित लोग आए, आपने उनको एक पैसा नहीं दिया। वहां पे चेक दे देते थे भाई 1-1 करोड़ रुपए का, ताकि वो अपना खर्चा पानी गुजारा कर सके। आप उनके मकान बना के दो, जो मकान टूटे हैं मकान बना के दो। आप उनकी जो खेती वही है उतनी खेती यहाँ उधम सिंह नगर, हरिद्वार में दो, खेती करेंगे, काश्तकारी करेंगे। वहां के लोग मुझे कह रहे हैं कि हम जंगलात की जो जमीन है वो हमें दे दो, हम वहीं खेती कर लेंगे। वो आना ही नहीं चाहते यहाँ पे मैदानी क्षेत्रों में। जो व्यक्ति हमेशा पहाड़ में रहा हो, चाहे वो कोई भी हो, मेरी ईजा भी या मेरे बाजू भी नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ आए। वो चाहते हैं वो अपने गांव में बसे, लेकिन उसको कौन डेवलप करेगा? पलायन क्यों हो रहा है पहाड़ से, ये हमसे ज्यादा आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपके पास मशीनरी है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे। देहरादून बह गया, वहां पे देखिए डीएम साहब जो है वो एक मंत्री का फोन नहीं उठाते हैं। ये बहुत गलत व्यवस्था हो रही है। जब लोगों के द्वारा प्रतिनिधि को चुना जाता है, वो सर्वे सर्वा होता है, जवाब उसको देना है। 5 साल में वो वहां आता है, लेकिन जो एक आईएएस बनता है वो 60 साल तक उस कुर्सी पे बैठता है। ये एक निरंकुशता है जो आई है सेंटर से। मोदी जी जब से शासन में आए हैं तब से इस अफसरशाही के ऊपर बहुत बड़ा है। और जो लोग आजकल मैं देख रहा था, बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं कह रहा हूं एक दिन हिटलर शाही शुरू हो जाएगी, आप अफसरशाही के गुलाम हो जाएंगे। ये सोचिए कितने अधिकारी आपके खुद काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। हर जगह तो भ्रष्टाचार है सारा। एक चरित्र प्रमाण पत्र भी बनाना तो भी पैसा देना पड़ता है।
एक बिजली का पोल लगा दो हमारे बगल में, बिजली विभाग का ही व्यक्ति मर गया तो बिजली विभाग पोल नहीं लगा रहा, बोला 5,000 रुपए दो तब लगाऊंगा। ये स्थिति है, जबकि बिजली विभाग का ही व्यक्ति है और इसी 100 मीटर की दुकान पे वहां पे कार्य करता है। तो ये बहुत सोचनीय बात है। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं अफसरशाही को, अफसरशाही जो सिस्टम को चलाने के लिए लाया गया था, वो निरंकुशता या तानाशाही के लिए नहीं लाया गया था। अफसरशाही को तो होना ही नहीं चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि ने एक बार कह दिया कि आप वहां जाओ तो दौड़ के जाना चाहिए। आप सोचिए, आपका लोकतंत्र आप खुद खत्म कर रहे हो। जो आप कह रहे हो ना लोकतंत्र में बहुत अच्छा काम करें, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कह रहे हैं, हम उसका अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से एक भाजपा के वरिष्ठ मंत्री गणेश जोशी का मजाक बना दिया एक डीएम ने, ऐसे डीएम को तो बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या जरूरत है ऐसे डीएम की जो लोकतंत्र में, लोकतंत्र के माध्यम से चुने गए एक जन सेवक की बात नहीं सुनता, उसको, क्योंकि ये चीज तो लाइव चल रही थी, देखा हमने कहा ये क्या हुआ। हंसी आ रही थी इस भाजपा की और आरएसएस की सरकार में। उन्हीं के लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनकी नहीं सुनता। जब मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आता है तो सीधी सीधी बात है कि या तो प्रधानमंत्री जी कार्य करेंगे या मुख्यमंत्री जी कार्य करेंगे। उसके बीच में कोई जरूरत नहीं है भाजपा के कार्यकर्ताओं की, वो सिर्फ एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। ये आज आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि आपकी क्या अस्तित्व है। जिस प्रकार से साइडलाइन लगाया जा रहा है, और भाजपा जो है आजकल भाजपा नहीं है, वो आधी कांग्रेस से आए हुए लोग हैं उसमें। तो सोचिए, जो कांग्रेस में भी भ्रष्टाचार कर रहे थे वह भाजपा में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और अफसरशाही उनको सपोर्ट कर रही है। हम गणेश जोशी को क्लीन चिट नहीं दे रहे, वो गलत हो सकते हैं, लेकिन एक चुना हुआ प्रतिनिधि आप उसके साथ ऐसा मजाक कर देते हो, क्या कार्य करेगा वो, क्या जनता को जवाब देगा। जब आप कह रहे हो कि डीएम बहुत अच्छे हैं, अरे ऐसे एरोगेंस डीएम को जरूरत क्या है हमें रखने की, वो तो जनता का सेवक है। लेकिन कभी देखा आपने कि डीएम साहब को जनता के लिए काम करते हुए? जनप्रतिनिधियों को बहुत जरूरी है इस चीज में चिंतन और बैठक करना कि अफसरशाही क्यों हावी हो गई है यहाँ पर। जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। कल मैं बुद्ध पार्क में था तो वहां पे हमें एक पुराने कार्यकर्ता मिले, बुढ़े आदमी है वो कांग्रेसी, लेकिन अब वो राजनीति में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यही अवसर जब इंदिरा हृदय जी यहाँ पे कांग्रेस की थी, लेकिन यही बात मुझे भाजपा के एक कार्यकर्ता ने भी बोली जो बहुत बुढ़ा है, उनका कोई दीवार का काम था, आरएसएस बीजेपी वो कार्य नहीं कर पा रही थी, तो इंदिरा हृदय ने उनका वो काम कराया था और उस पुलिस वाले को अपने पास बुला के, उस प्रशासन अधिकारी को अपने पास बुला के नतमस्तक किया था। आपने ये चीज देखी है यूपी में मायावती के पास, उनकी चरण वंदना करते हैं, उनके जूते उठाते हैं। लेकिन जब ऐसे सरकार आती है जो उनको आगे बढ़ाती है, और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि प्रशासन बहुत अच्छा है, प्रशासन जिस दिन अपने मनमानी पे आ गया आपको वो जीने नहीं देगा। तो ये बहुत सोचनीय बात है, इस पर चिंतन करना चाहिए हर जनप्रतिनिधि को, और ऐसे डीएम को बर्खास्त करना चाहिए। नहीं जरूरत है हमें ऐसे डीएम की जो लोगों के सामने एक जनप्रतिनिधि का मजाक बनाता है। बड़ी हंसी आती है। मैं जब जितने लोगों से भी चर्चा कर रहा था परसों से, हम बात कर रहे हैं ये क्या है। लोगों को अच्छा लग रहा है, डीएम साहब अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि का मजाक बनाना, यानी एक एग्जाम पास करके बैठा हुआ अधिकारी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, जबकि 0.0001% में कंपटीशन करके एक व्यक्ति जो चुनाव जीतता है, चाहे वो ठीक है, उसके ऊपर आरोप है, वो एक मैसेज है, वो अलग चीज है। गणेश जोशी निष्पक्ष है हम नहीं कह रहे, गणेश जोशी ईमानदार है मैं कह ही नहीं रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से वो चुना हुआ बंदा है उसकी इतनी तो इज्जत होनी चाहिए थी कि उसका फोन उठा लेना चाहिए था। और गणेश जोशी जी भी कितने बेशरम हैं, अभी तक उस सरकार में टिके हुए हैं, कल उसी डीएम के पास जाके धरना देंगे, उसी डीएम से मिलेंगे। क्योंकि एक बार यहाँ पे भी ऐसा हुआ, एक 7-6 बार का विधायक एक बड़े अधिकारी के दरवाजे के बाहर खड़ा है मिलने की अपील करने की। बड़ी हंसी आई, बोला जब इस व्यक्ति की इतनी औकात है तो हम तो बहुत छोटे से कार्यकर्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकिता भंडारी का 19 का आज ये था
एक कार्यक्रम जिसमें आप उनको याद कीजिए, उनको नमन कीजिए। उसी आज 19 तारीख में जो वीआईपी ट्रीटमेंट है वो देने की वजह से उनकी हत्या की गई। आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने और आरएसएस के वीआईपी के लिए जो उसने आरोप लगाए हैं, अंकिता के पिता ने पौड़ी डीएम को पत्र के द्वारा, सोशल मीडिया में है वो। ननी परी के लिए न्याय के लिए ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक राज्य सरकार एक योग्य वकील वहां पे नहीं चुन दी। और डरिए मत, ये आपकी लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है, ये किसी ऐसे व्यक्ति की लड़ाई नहीं है जिसकी बेटी नहीं है, उसको दर्द ही नहीं होगा, उसको पता ही नहीं होगा कि बेटियों का क्या दर्द होता है। घर के अंदर से बाहर निकलिए और ऐसे सामाजिक मुद्दों पे साथ खड़े हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू की तरफ से आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।